नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। और यह प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है और यह बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी आरओ या रोरी एग्जाम 2023 के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी यानी एसपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए और एसएससी की परीक्षाओं के लिए, साथ ही यूपीट्रिपलएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती यानी टीजीटी पीजीटी के लिए भी इतिहास का अंक जो है संबंधित विषय के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें भारतीय इतिहास और इसके अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास को हम देखने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखें इसका पूर्वावलोकन कर लें इसके इंडेक्स का। तो इसमें प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए जा रहे हैं, इस सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह देखिए मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो टॉपिक यहाँ महत्वपूर्ण उसमें दी गई इस सारे टॉपिक पर भी लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। सारे लेक्चर को आप सर्च करके देख सकते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत देखें यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर यह महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप सर्च करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। और यहाँ देखें स्वतंत्रता आंदोलन को देखें तो इसमें प्रथम द्वितीय चरण यानी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण और द्वितीय चरण पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। इसमें हम तृतीय चरण को देख रहे हैं। तृतीय चरण मतलब गांधी युग को देख रहे हैं और गांधी युग का अंतिम चरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग को देखते हैं। अभी कल के लेक्चर में हमने जो देखा था उस पर थोड़ा पूर्वावलोकन कर लें और उसमें जो कुछ त्रुटियां थी उसका करेक्शन भी कर लेते हैं इस लेक्चर में, तो ध्यान दें। देखें तो आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA इंडियन नेशनल आर्मी पर हमने कल से विस्तार चर्चा किया, कल इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा किया। और ध्यान दें कि INA इसमें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित किया गया। और इसमें देखें इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण नेता हैं, उनका नाम जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी हैं। इनके बारे में देखें तो इन्होंने 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लिख के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं इसके मुख्य परामर्शदाता बन गए। तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित किया गया था यह INA। जबकि देखें रास बिहारी बोस जी जो थे वो 28 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो में मलाया से बर्मा तक रहने वाले सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया था। उसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, ध्यान देना है, उसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तक आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की थी। यानी उन्होंने घोषणा की थी, जबकि इसका गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। यानी 1942 ईस्वी में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। 40,000 भारतीय सैनिकों को, जो मेजर ये आपके कैप्टन मोहन सिंह थे, 40,000 भारतीय सैनिकों को लेकर, जिसको मेजर फुजिहारा ने इनको कैप्टन मोहन सिंह को सौंपा था। तो इसमें देखें इसके पहली डिवीजन का गठन जो है 11 सितंबर 1942 को किया गया था। हमने देखा कि ये बाद में 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस इसके सेनापति बने थे। और उसी दौरान यानी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति यानी कमांडर इन चीफ की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र, ध्यान देना, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगापुर में जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। और धुरी राष्ट्रों में जो जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे, इन इस सरकार ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था, जबकि मित्र राष्ट्रों ने समर्थन नहीं दिया था। और इसी दौरान इन्होंने कहा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। और इससे मिलता जुलता देखें यानी INA यह है जिसका गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया। हालांकि घोषणा हमने देखा कि इसमें जो है रास बिहारी बोस जी ने किया था और रास बिहारी बोस जी ने इनको जो है सौंप दिया था, इसकी अध्यक्षता सौंप दी थी और स्वयं परामर्शदाता इस संगठन के बने थे। तो INA इसी से मिलता जुलता IRA भी है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, जिसका गठन देखें तो सूर्य सिंह जी यानी जो दूसरी धारा थी जो बंगाल में थी, क्रांतिकारियों की पहली धारा जो पंजाब, यूपी, बिहार से थी, दूसरी धारा बंगाल में थी, तो उसमें सूर्य सिंह जी महत्वपूर्ण रूप से, जिनको मास्टरदा के नाम से जानते हैं, तो उन्हें इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। इसको हमने ऊपर देख लिया था। यानी यहाँ देख सकते हैं कि चटगांव शस्त्रागार लूट अप्रैल यानी 18 अप्रैल 1930 की है। इन्होंने जो स्थापना किया था सूर्य सेन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या इसको IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। ये शिक्षक थे, इनको मास्टरदा नाम से जानते हैं। और इनके सहयोगियों को भी नाम दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं इनके सहयोगी कौन थे।
और इसमें जो क्रांतिकारी महिलाएं थीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमने इनमें संबंधित जो क्रांतिकारी महिलाएं थीं उसमें प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, सुनिधि चौधरी, शांति घोष, बीना दास आदि प्रमुख जो वीरांगनाएं थीं इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया। आप लेक्चर में जाकर यानी प्ले लिस्ट में जाकर के या इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर को जो है इस चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो पहले इसमें करेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें देखें यह है द वे आउट पम्पलेट, ये सी राजगोपालचारी द्वारा संवैधानिक गतिरोध दूर करने हेतु जारी किया गया था। इसे सी आर फार्मूला कहते हैं। सी आर मीन्स यहाँ जो है सी आर, यहीं सी राजगोपालचारी जी को सी आर कहा जा रहा है, जबकि इन्हीं से मिलता जुलता जो नाम था वो सी आर दास यानी चित्ररंजन दास नाम था। यह थोड़ा सा कल के मिसप्रिंट हो गया था, यानी बताने में इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो चित्ररंजन दास देखें जो 1870 से 1925 ईस्वी तक जिनका समय था चित्ररंजन दास का, इनको देश बंधु, ध्यान देना है कि इनको देश बंधु के नाम से जानते हैं, देश बंधु के नाम से जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो आईसीएस की परीक्षा यानी त्याग करके आईसीएस की परीक्षा जो थी उसको रिजाइन करके जो असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और सर्वप्रथम गांधी जी से मिले। गांधी जी ने इनको चित्ररंजन दास के पास भेजा और यही चित्ररंजन दास जिनको देश बंधु के नाम से जानते हैं यही जो है सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु बने यानी राजनीतिक गुरु बने। जबकि हमने देखा था महात्मा गांधी जब 46 वर्ष की आयु में भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो वे सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले थे और गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बने थे। कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु देखें तो वह महादेव गोविंद रानाडे जी थे, यानी MG रानाडे जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु या पॉलिटिकल गुरु थे। हमने देखा कि चित्ररंजन दास जो है जिनको देश बंधु कहते हैं ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और भारतीय इतिहास में जो देखें तो दीन बंधु भी आते हैं, दीन बंधु पत्रिकाएं हैं और संस्थान भी हैं। तो दीन बंधु जिस व्यक्ति को कहा जाता है वह महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु जो है चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज को कहा। महात्मा गांधी जी ने चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज को दीन बंधु कहा, यानी गरीबों का दोस्त कहा। इस सोशल वर्कर थे चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज जिनको गांधी जी ने दीन बंधु कहा, जबकि देश बंधु चित्ररंजन दास जी को कहा गया जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु यानी राजनीतिक गुरु थे। कल के लेक्चर में विस्तार चर्चा करते समय हमने जानकारी दी थी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म देखें तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और 1897 में देखें तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, स्वामी विवेकानंद जी। और देखें यह सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह महात्मा गांधी से 28 साल छोटे थे, जबकि स्वामी विवेकानंद देखें तो 1863 यानी 12 जनवरी 1863 को इनका जो है स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। और 12 जनवरी को जो है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि 23 जनवरी को देखें तो 2021 से पराक्रम दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, जबकि विश्व युवा दिवस ये यूएनओ द्वारा घोषित है। आज जबकि हमने महात्मा गांधी का जन्म देखा था 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म है। और इनके जन्म दिवस यानी जो भारत में है महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस उसको ये उन्होंने विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है 2007 से। इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है पूरे लेक्चर में। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था, लेकिन कल के लेक्चर में हमने देखा था आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक इत्यादि के बारे में देखा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। कांग्रेस का हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन को हमने महत्वपूर्ण समझने का प्रयास किया था। इसमें हरिपुरा अधिवेशन देखें तो महात्मा गांधी ने स्वयं इनको सुभाष चंद्र बोस जी को इसका अध्यक्ष बनवाया था। और जबकि त्रिपुरी संकट के अंतर्गत महात्मा गांधी इनको हटाना चाहते थे, क्योंकि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से जो है गांधी जी इनको हटाना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि कोई गर्म दल का ही व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने जो कि अपनी बात को अंग्रेजों के सामने प्रबलता से रख सके। तो यह त्रिपुरी संकट के नाम जाना था, इसमें मौलाना आजाद नाम वापस ले लिया गया था। तो गांधी जी ने अपना प्रत्याशी सीतारमैया को बनाया था और सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको पराजित कर दिया था। तो गांधी जी इसी में कहा था कि सीतारमैया की हार से अधिक ये मेरी हार है। और गांधी जी पर विरोध के कारण जो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। और त्यागपत्र के बाद जो है 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। जबकि यह ध्यान दें कि जुलाई 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, यानी महात्मा गांधी को यानी गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम देखें तो मोहनदास गांधी था, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनको महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, चंपारण सत्याग्रह के सफल प्रयोग के कारण जो इनको महात्मा कहा था। जबकि राष्ट्रपिता इनको देखें तो स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कब कहा था? 1944 में। कहाँ से कहा था? तो आज़ाद हिंद रेडियो से कहा था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने गांधी जी से भारत की स्वतंत्रता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद भी मांगा था।
और हमने देखा कि यहाँ देखें 21 अक्टूबर को यानी अक्टूबर 1943 ईस्वी में उन्हें सिंगापुर में ध्यान देना है कि सिंगापुर में जो है स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी भारतीय सरकार गठन किया। धुरी राष्ट्रों जिसमें देखें जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे ने सरकार को मान्यता प्रदान की। जनवरी 1944 में INA का मुख्यालय सिंगापुर से रंगून लाया गया, इसलिए यहाँ पर जो इसका मुख्यालय रंगून और सिंगापुर दोनों पर सबसे पहले जो था सिंगापुर था। इसके बाद जो है 1944 में यानी 1 साल के बाद इसका जो मुख्यालय सिंगापुर से रंगून कर दिया गया था। और इनका प्रसिद्ध नारा हमने देख लिया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मलाया में दिया गया था। यानी ये कहाँ नारा दिया था? मलाया में इन्होंने दिया था। जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो है यानी 15 अगस्त 1945 को जो है जापान आत्मसमर्पण कर देता है। कारण यह बनता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को यानी हिरोशिमा, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो है अमेरिका यानी US से परमाणु बम से हमला करता है, जिसके कारण यानी 6 दिन बाद यानी 9 अगस्त देखें तो 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान जो है आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद इसके 3 दिन बाद यानी 15 अगस्त को जापान आत्मसमर्पण करता है और इसके 3 दिन बाद 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाने की खबर चलाई गई। तो यहाँ पर देखें जो 15 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण करता है, तो अंग्रेज जब भारत का विभाजन करके यानी देखें तो भारत का विभाजन होता है 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान नामक एक राष्ट्र का उदय होता है 15 अगस्त 1947 को, और 14 अगस्त 1947 को जिसको भारत वर्तमान में विभाजन विभक्ति का दिवस के रूप में मना रहा है, और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दी औपनिवेशिक शासन से। तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिकता का बीज बोया था वह 14 अगस्त व 15 अगस्त को जो है 2 राष्ट्रों में विभक्त उन्होंने कर भारत से गए। यानी देखें तो सर्वप्रथम 150 वर्षों तक व्यापारियों के रूप में यहाँ व्यापार किए भारत में। इसके बाद 200 वर्षों तक भारत में शासन करने में सफल रहे और अंत तक जाते जाते जो भारत का बंटवारा यानी भारत को तोड़ भी गए। उनकी रणनीति देखें तो जो सर्वप्रथम उन्होंने जो बीज बोया था बंगाल विभाजन का 1905 में, इसके बाद 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन होता है, इसके बाद सांप्रदायिक पंचायत यानी जो सांप्रदायिक रूप से विभाजन की नीति इनकी होती है वह लीग के रूप में आती है, और यही लीग जो है कालांतर में चलकर जो पाकिस्तान बनने का कारण बनती है। इसके बाद जो है सांप्रदायिक अवार्ड भी आता है यानी कम्युनल अवार्ड, जो कि पूना समझौता के अंतर्गत जो है वह भी एक बहुत बड़ा बीज बोने का काम करते हैं, लेकिन जो है महात्मा गांधी के प्रयासों से वो उतना सफल नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की रणनीति के अंतर्गत एक बहुत बड़ा आघात भारत के ऊपर कर दिया था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस को भी हमने देख लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद जी थे। सबसे लंबे समय तक जो है यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। 1940 से लेकर 1946 तक जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद जी। जबकि 1923 का यानी गांधी जी के सम्मेलन यानी 1924 में गांधी जी बेलगांव कर्नाटक में मात्र एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उससे पूर्व 1923 में एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी नहीं की थी। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने का श्रेय इन्हें को मिलता है। और इसमें देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष तो यही थे अबुल कलाम आजाद जी, जबकि वायसराय यह था लिन लिथगो था, और कांग्रेस की लिन लिथगो से यह मांगे थे, परंतु इसको वायसराय लिथगो ने कांग्रेस को मांग को नहीं माना था। तो इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया कब द्वितीय विश्व शुरू होता है, इसका परिणाम क्या होता है, सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में दे चुके हैं। यहाँ पर करेक्शन करने के दौरान हमने सी राजगोपालचारी को थोड़ा सा विस्तार नहीं किया था, तो इसको देख लें। सी राजगोपालचारी यानी राजगोपालचारी चक्रवर्ती इनका पूरा नाम है। 1879 से 1972 ईस्वी तक थे। ये एक तमिल ब्राह्मण थे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी जो कई बार महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे यानी असहमत थे। मद्रास के मुख्यमंत्री बने थे 1937 से 1939 ईस्वी, और 1946 से 1947 ईस्वी तक देखें तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद सदस्य रहे। भारत के गवर्नर जनरल रहे यानी स्वतंत्र भारत के जो है यह एकमात्र गवर्नर जनरल है। भारत के गवर्नर जनरल 1948-1950 तक। स्वतंत्र दल के संस्थापक सदस्य भी सी राजगोपालचारी जी थे, और इन्हीं का फार्मूला जो है वह CR फार्मूला के नाम से जो जुलाई 1944 में पेश किया गया था। इसमें कल के लेक्चर में विस्तार चर्चा कर लिया है। चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940 का है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दें मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है। इस दौरान मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। इसमें देखें तो 23 मार्च 1940 यानी मार्च की जो घटना है 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की, यानी इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई, यानी इसी में जो है भारत से एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वे अंत तक अपने निर्णय पर अटल रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता। 23 मार्च 1940 ईस्वी के प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। यानी जो 23 मार्च देखें जो पाकिस्तान प्रस्ताव है, तो 23 मार्च 1940 ईस्वी के प्रसिद्ध जो प्रस्ताव था का प्रारूप यानी ड्राफ्ट जो है सिकंदर हयात खान ने बनाया था, और उसे
फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुंजमा ने उसका समर्थन किया था। पाकिस्तान नाम, इम्पोर्टेंट यह है कि जो पाकिस्तान नाम है सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में गढ़ा था। यानी इससे 7 वर्ष पूर्व ही जो देखें तो पाकिस्तान जो नाम है सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में गढ़ा था। इसके अंतर्गत यानी पाकिस्तान के अंतर्गत जो उसने नाम गढ़ा था उसके अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान आते थे। 1933 ईस्वी और 1935 ईस्वी में लिखे गए 2 पर्चों में रहमत अली यानी चौधरी रहमत अली ने एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिससे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। कभी कभी पाकिस्तान की मांग का मूल इकबाल यानी कभी कभी पाकिस्तान की मांग का मूल इकबाल के उस भाषण में खोजा जाता है जो उन्होंने 1930 ईस्वी में लीग का सभापतित्व करते समय इलाहाबाद में दिया था और जिसमें एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख किया था। किंतु इस भाषण के संदर्भ में स्पष्ट है कि इस महान उर्दू कवि और देशभक्त का स्वप्न देश को विभाजित करने का नहीं था, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का पुनर्गठन करके उसे एक ढीले ढाले भारतीय संघ का एक स्वायत्त इकाई बनाना था। जब रहमत अली ने पाकिस्तान की मांग रखी उस समय इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मुस्लिम लीग और गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इस विचार को एक लड़के की सनक कर टाल दिया। किंतु 1937 ईस्वी के पश्चात लीग को किसी प्रकार के सकारात्मक मंच की बड़ी आवश्यकता थी और 1935 ईस्वी कानून की संगीत धाराओं के लागू होने की संभावना कम होती जा रही थी। परिणाम स्वरूप 1938-39 ईस्वी के बीच अनेक वैकल्पिक प्रस्ताव सामने आए। मार्च 1939 ईस्वी में लीग ने विभिन्न योजनाओं की जांच के लिए एक उपसमिति की स्थापना की, जहां फजरुल हसन और हुसैन कादरी की अलीगढ़ योजना में 4 स्वतंत्र राज्यों पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान बनाने की बात कही गई थी। वहीं अधिकांश अन्य योजनाएं पूर्ण विभाजन के धारणा तक नहीं पहुंची और वे ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर ही अस्पष्ट और स्वायत्त मुस्लिम गुटों का निर्माण करना चाहते थे। तो इस प्रकार इन सबों के परिणति के अंतर्गत देखें तो इसमें जो आता है वह 1946 ईस्वी की कैबिनेट मिशन योजना का पूर्वाभास हो जाता है। यानी 1946 में कैबिनेट मिशन आती है जिसको आगे हम देखेंगे इसमें। तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। प्रारंभ में पाकिस्तान की राजधानी कराची हुई और मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल नियुक्त किए। यानी जब पाकिस्तान बटा था तो कराची राजधानी बनी थी। वर्तमान में इसका देखें जो राजधानी या कैपिटल है वो इस्लामाबाद है और मोहम्मद अली जिन्ना को उसके गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पाकिस्तान को इस्लामी राज्य घोषित किया गया और वहाँ संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। परंतु 1948 ईस्वी में जिन्ना की मृत्यु के बाद संविधान की धाराओं के अनुसार शासन चलाना कठिन हो गया और इसमें ध्यान दें पाकिस्तान का पहला संविधान 23 मार्च 1956 ईस्वी को लागू हुआ, जबकि भारत में देखें तो 26 जनवरी 1950 को यानी इससे 6 वर्ष पूर्व ही भारत का संविधान लागू हो गया था। इसके अनुसार जनरल सिकंदर मिर्जा को पहला अस्थायी प्रेसिडेंट चुना गया। जनरल सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 ईस्वी को पाकिस्तान का संविधान रद्द करके फौजी शासन की स्थापना कर दी। यानी देखिए वहाँ पर संविधान 2 साल के अंदर ही 56 में लागू किया गया और 58 में उसको रद्द करके फौजी शासन की स्थापना कर दी। दिसंबर 1971 ईस्वी तक चलता रहा। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने जनरल सिकंदर मिर्जा को अपदस्थ कर दिया और 25 मार्च 1970 ईस्वी को जनरल याहिया खान ने जनरल अयूब खान के स्थान ले लिया। दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के हारने के बाद जनरल याहिया खान को शासन सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप देनी पड़ी। तो पाकिस्तान जो है एक अस्थिर राष्ट्र था भविष्य में यानी भूतकाल में भी, आज भी एक अस्थिर और नाकामयाब राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। वो अपने आप को स्थापित कर लिया है। तो इसमें देखेंगे कि पाकिस्तानी शासकों ने पिछले सालों में भारत के प्रति संघर्ष और टकराव की जो नीति बरती उसके फलस्वरूप दोनों के बीच देखें तो कई युद्ध हो चुके हैं। इसमें पहला युद्ध 1948-49 में यानी आज़ादी के बाद ही जो युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरा अप्रैल 1965 में यानी 1962 में चाइना के युद्ध के तुरंत बाद जो 1965 में वह दूसरा युद्ध करता है। तीसरा जो है अगस्त यानी अप्रैल 1965 में फिर तीसरा जो यानी 1965 के अगस्त में शुरू कर देता है और चौथा जो है 1971 में युद्ध करता है। इसके बाद भी छोट-छोट घटनाएं वो करता रहता है। जैसे 1999 का देखें तो कारगिल युद्ध रहा और अभी देखें तो 22 अप्रैल 2025 को उसने जो पुलवामा पर हमला कर दिया, जिसका भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के अंतर्गत उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसको घुटनों पर ला दिया। और यह जो घटना 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो है पाकिस्तान को जो है उसकी औकात दिखा दी गई थी कि वह जो है दूसरों के भरोसे ज़्यादा न उछड़े या छटके, उसकी अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि पर ध्यान दे और ज़्यादा सैन्य शासन या अपने पड़ोसियों को परेशान करने नीति से बाज आए, अन्यथा जो है उसकी जो समस्याएं उससे ही एक दिन ले ली जाएगी। हालांकि वह दूसरे के भरोसे ज़्यादा अपने आप को सशक्त बनाने का प्रयास करता है और बेमतलब का जो है घमंड, एक तरह से देखें तो अपने आप को जो है एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाता है, जबकि उसके लिए उसका कोई मायने ही नहीं है जब तक वहाँ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इत्यादि। हालांकि दोनों राष्ट्रों में यह विद्यमान है, लेकिन भारत जो है इस सशक्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे के अंतर्गत भारत का जो है हजारों वर्षों का जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर वह एक
इमारत के रूप में खड़ा हुआ है। यानी करोड़ों वर्षों से, ये करोड़ों तो नहीं कर सकते बल्कि हजारों वर्षों से कह सकते हैं कि वह एक अडिग रूप में जितने भी बाहरी आक्रांता आए हैं उनका मुंहतोड़ जवाब दिया और उसकी संस्कृति सभ्यता आज भी अछूती बनी हुई है। तो भारत जो है वह जो अजय रहा है, यानी भूतकाल में भी देखना चाहिए, वर्तमान में भी अजय है। हालांकि भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। वैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि अखंड भारत के ही अंग थे, वे भारत के ही लोग हैं, लेकिन कुछ गलत मानसिकता के लोगों में सत्ता आ जाने की वजह से जो है यह इस तरह की जो है विघटनकारी नीति अपनाते हैं और वे अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। यानी दूसरे को कम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जो वो गतिविधियाँ करते हैं दूसरे के दम पर या दूसरे के, उसका परिणाम यही होता है कि वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940 में हमने थोड़ा इसका विस्तार कर दिया वर्तमान घटनाओं को ऐड करते हुए। तो इसको थोड़ा ऐतिहासिक रूप से देखते हैं इसमें। तो इसमें अगस्त प्रस्ताव 1940 की घटना को भी इसमें देख लेते हैं। यह देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 जो है, यह अगस्त प्रस्ताव है, यह 1940 का है। तो इसमें देखें क्या है, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। यानी अगस्त प्रस्ताव 1940 को जो है कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसको देखें अगस्त प्रस्ताव है क्या। तो पाकिस्तान का मुद्दा शामिल न होने के कारण मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि 1940 में ही देखें, यानी मार्च 1940 में ही पाकिस्तान प्रस्ताव का जो मुद्दा आया था उसको अगस्त प्रस्ताव में उसको शामिल नहीं किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस तो अस्वीकार कर ही दिया था। 8 अगस्त को लिन लिथगो द्वारा घोषित किया गया था अगस्त प्रस्ताव को। तो यह देखें, जो उस दौरान वायसराय था लिन लिथगो था। तो इसमें हमने इसके बारे में विस्तार से कल के लेक्चर में समझ लिया। लेकिन अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, इसको थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। तो देखें, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद, यानी 28 माह की जो गवर्नमेंट बनाई गई थी, 6 में पूर्ण बहुमत था, 2 जो मिलीजुली सरकार बनाकर कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जो सरकार बनाई थी, उसको द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, हमने देखा था 31 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। तो कांग्रेस ने जो है, यानी जो गवर्नमेंट थी, उसने जो है 28 माह बाद जो है उसने त्यागपत्र दे दिया था। इसको हम देख सकते हैं विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस सरकार जो थी, इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था इसके शुरू होने पर। और जो यहाँ पर देख सकते, कांग्रेस ने शुरू में जो है 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी, बाद में असम और पश्चिम उत्तर में कुल 8 प्रांतों में शासन मंत्रिमंडल बनाया था और 28 माह वो शासन रहा। उसको 28 माह बाद जो है उसने त्यागपत्र दे दिया था। कारण यह जो था द्वितीय विश्व युद्ध था। इस पर विस्तार चर्चा कर लिया है। इसके बाद वाली घटना आती है, यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र के बाद, यानी कांग्रेस जो मंत्रिमंडल था उसका त्यागपत्र के बाद जो है मार्च 1940 ईस्वी में, मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़ बिहार में आयोजित किया गया था। क्या किया गया था, यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़ जो बिहार में आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है, केंद्र में अंतरिम सरकार गठित की जाए। यानी इसकी अध्यक्षता जो हमने देख लिया था पूर्व के लेक्चर में कि अबुल कलाम आजाद जी किए थे, जो सबसे लंबे समय तक जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसमें जो है कांग्रेस ने मांग किया था, ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा था कांग्रेस ने कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करें ब्रिटिश सरकार। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे सामान्यतः अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी यही द्वारा घोषित किया गया था, कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे, यानी इस प्रस्ताव में प्रावधान क्या थे, इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें मुख्य बातें क्या शामिल थी। तो यहाँ मुख्य बातों यानी इसमें प्रावधान किया गया था। प्रावधान यह था कि भारत हेतु डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य, भारत हेतु डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य इसमें था। संविधान सभा का गठन की बात इसमें कही गई थी। अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। इसमें ये मुख्य बातें शामिल थी। तो इसको देख सकते हैं, थोड़ा और विस्तार इसमें कर लें तो देखें जो इसमें प्रावधान किए गए थे, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, यानी यही संविधान सभा गठन किया जाएगा। वर्तमान में वायसराय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, यानी विस्तार किया जाएगा, यानी बढ़ा दी जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी, यानी युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो, यानी यह है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस अधिराज्य की स्थिति के लिए समग्र विचार पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, यानी दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसके प्रत्युत्तर में कहा, तो अगस्त प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में कहा था। मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह भारत विभाजन से कम कोई अन्य व्यवस्था स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था मुस्लिम लीग। इसमें नोट में देख लेते हैं। नोट इसका महत्वपूर्ण है कि जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया
कर भारतीयों को पहली बार बहुमत दिया गया था। यानी जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें बातें कही गई थी। तो उसके बाद जुलाई 1900 यानी जो अगस्त प्रस्ताव क्या था 8 अगस्त 1940 को था। तो उसके बाद जो था अगस्त प्रस्ताव में ये बातें शामिल थी। तो जुलाई 1941 में यानी लगभग साल भर के अंदर जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर भारतीयों को पहली बार बहुमत किया गया था। बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था। अब इसमें देख लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विज्ञान दृष्टिकोण से। तो यह अगस्त प्रस्ताव मतलब 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव था, वो कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने के बाद गांधी यानी महात्मा गांधी जी द्वारा यह व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 शुरू किया गया। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने थे। तीसरे ब्रह्मदत्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी तीनों सत्याग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसको भी विस्तार कर देते हैं। तो देखें इसमें यह है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक अहिंसात्मक यानी नॉन वायलेंस सत्याग्रह था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की रजामंदी के बिना यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की रजामंदी के बिना ही उसके युद्ध में भाग लेने की घोषणा लॉर्ड लिथगो ने कर दी। इससे कांग्रेस असंतुष्ट हो गई और ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए सन 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पहले सत्याग्रहियों का चुनाव किया जाता था, फिर उसके सत्याग्रह के लिए स्थान का चुनाव किया जाता था। यानी इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग से करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, ध्यान देना है कि 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में है, पवनार आश्रम एक इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को यह सत्याग्रह स्थापित किया गया। 5 जनवरी 1941 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनः प्रारंभ किया। यानी ये जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने और यह पहले सत्याग्रही जो थे वो देखें तो 17 दिसंबर 1940 को यह पहले सत्याग्रही के रूप में थे और 5 जनवरी 1941 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः इसे प्रारंभ किया, दूसरे सत्याग्रही बने। इस आंदोलन के दूसरे चरण में 20,000 से अधिक सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी हुई। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में इसमें दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। यानी इंपॉर्टेंट है कि यह व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों लाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है, इसलिए यह व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया गया था गांधी जी द्वारा। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण घटना, ऐतिहासिक घटना को। इसमें क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है। इसको देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो ब्रिटिश सदस्य एवं मजदूर नेता सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में था। ब्रिटिश सदस्य एवं मजदूर नेता थे सर स्टैनफोर्ड के नेतृत्व में ये क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। उद्देश्य इसका देखें तो भारत में राजनीतिक विरोध दूर करना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। यानी क्रिप्स मिशन को थोड़ा विस्तार देखें। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। यानी किसने दबाव डाला? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्र कर दें। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने, यानी उस दौरान जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था, चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। यानी किसने किया? चर्चिल ने किया। कब किया? 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 23 मार्च 1942। 23 मार्च उसे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1931 को जो है भारत के 3 वीर सपूतों को जो है फांसी दे दी गई थी। यानी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो यह 23 मार्च याद रखना, 23 मार्च 1942 ईस्वी को, यानी लगभग 11 साल बाद, यानी जो शहीदों के शहीद दिवस के रूप में जो शहीद हो गए थे उनके देखें तो 31 में शहीद हुए थे, 42 में क्रिप्स मिशन आता है। तो 23 मार्च 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है। यहाँ पर विभिन्न नेताओं से संपर्क के बाद क्रिप्स ने 30 मार्च 1942 ईस्वी को अपनी योजना प्रस्तुत की। यानी योजना की मुख्य बातों को देख लेते हैं इसमें। क्रिप्स मिशन योजना की मुख्य बातों को देखने से पहले इसमें नोट्स में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझ लें। तो हमने देखा कि यह किसके नेतृत्व में आया था, इसका उद्देश्य क्या था। इसमें देखें तो यह है कि कांग्रेस एवं लीग, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी दोनों ने डिनाई कर दिया। हिंदू महासभा, दलित, सिख उदारवादियों ने इसकी आलोचना की। यानी ये जो महत्वपूर्ण लीग थे या संगठन थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जबकि हिंदू महासभा, दलित और सिख उदारवादी थे इसकी आलोचना की। क्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था। यानी जो क्रिप्स था
यह मिशन था, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि पूछा सकता है किस मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था, तो क्रिप्स मिशन ने समर्थन किया था। कांग्रेस की तरफ से नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद वार्ताकार थे। यानी क्रिप्स मिशन में वार्ताकार कौन थे कांग्रेस की तरफ से, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद वार्ताकार थे। इसमें ध्यान देना है कि अब यहाँ पर इसकी मुख्य बातों को शामिल कर लेते हैं कि क्रिप्स मिशन की मुख्य बातें क्या थीं। तो मुख्य बातों में शामिल यह है कि डोमिनियन राज्य दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाए। यानी क्रिप्स मिशन में डोमिनियन राज्य दर्जा दिए जाने की बात की गई, साथ में भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई। भारतीय संघ, राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भूमिका हेतु स्वतंत्र होगा। यानी भारतीय संघ जो होगा वह राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भूमिका हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसी बातें क्रिप्स मिशन में कही गई थी। युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाए, ऐसी बात जो है क्रिप्स मिशन में कही गई थी। इसके बाद इसमें देखें तो महत्वपूर्ण प्रावधान यह थे कि परिषद द्वारा निर्मित, यानी क्रिप्स मिशन परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक रह सकेंगे। पृथक प्रांतों एवं देशी रियासतों को अलग संविधान बनाने का अधिकार जो है क्रिप्स मिशन के अंतर्गत दिया गया था। यानी यहाँ पर भी देखें तो यह विभाजनकारी नीतियाँ क्रिप्स मिशन में शामिल थी। उक्त व्यवस्था होने तक ब्रिटेन भारत की सुरक्षा दायित्वों का निर्वहन करेगा। क्रिप्स मिशन में यह शामिल था। गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियाँ पूर्ववत रहेंगी, यानी गवर्नर जनरल जो था उसकी समस्त शक्तियाँ जैसे पूर्व में थी वैसे बनी रहेंगी, उसकी शक्तियों में कोई कटौती नहीं की गई थी। इसका नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट में देखें तो क्रिप्स मिशन आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टेटमेंट एग्जाम पूछा जाता है। किसने कहा था कि क्रिप्स मिशन आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, या यूं कहे थे इन्होंने। तो अब इसकी सिफारिशों को अन्य सोर्स से भी समझ लेते हैं कि क्रिप्स मिशन की सिफारिशों में क्या शामिल किया गया था। तो इसमें ध्यान दें, युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो, यानी पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, उसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के लिए चुने प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान दो सरकारों, यानी ध्यान देना संविधान सभा की बात सर्वप्रथम किसमें कही जाए, प्रस्ताव में कही जा रही है। तो संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार दो शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। पहला, जो प्रांत उससे सहमत नहीं है वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा तब ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। यानी अगस्त प्रस्ताव को हमने समझ लिया था, यानी अगस्त प्रस्ताव इससे ऊपर था। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में देखें तो ये क्रिप्स मिशन जो था, यह देखें तो इसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन गठित किया गया था, यह बेहतर था अगस्त प्रस्ताव की अपेक्षा। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार, भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण का अधिकार मिला था। यानी इसी में भारतीयों को संविधान निर्माण का अधिकार और राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिलता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने 11 अप्रैल 1942 को बैठक में क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि हो सकती है। कार्य समिति को संविधान निर्मात्री सभा के गठन पर भी आपत्ति थी। इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को जनता द्वारा निर्वाचित न करके उसके शासकों द्वारा नामित किया जाना था। कुछ प्रांतों के संघ में शामिल न होने संबंधित प्रावधान भारतीय एकता के लिए गंभीर खतरा था। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग का निमंत्रण है। यानी इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने अन्य रूप में भी कहा था कि यह जो है पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण यह देता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स प्रस्तावों का एकमात्र क्रियाशील पहलू केंद्र सरकार के गठन से संबंधित था, जिससे सभी शक्तियां हस्तांतरित की जानी थी, लेकिन प्रतिरक्षा विभाग पर ब्रिटिश सरकार का ही नियंत्रण बना रहता है। महात्मा गांधी ने इस प्रस्तावों को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तरदायित्व, यानी इसमें महात्मा गांधी जी ने यही स्टेटमेंट कहा था, यानी इसको देख सकते हैं कि दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया। यानी इसको जो है क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि यानी जिसका बैंक नष्ट होने वाला है आगे की तारीख का चेक कहा, यानी दिवालिया इसको इस रूप में भी कहा जाता है कि दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को दो आधारों पर स्वीकार कर दिया। एक तो उसके लिए संविधान निर्मात्री संस्था में पृथक निर्वाचक मंडल की मान्यता नहीं दी गई थी, और दूसरे इसमें उसके भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। यानी भारत विभाजन की मांग उसने जो देखें तो पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में किया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो है यह लॉर्ड जो वायसराय था
लिन लिथगो द्वारा घोषित किया गया था, इसमें विस्तार से चर्चा कर लिया करके लेक्चर में। और इसके बाद देखें तो यह क्रिप्स मिशन आता है, हालांकि अगस्त प्रस्ताव से बेहतर था, लेकिन इसको दोनों ही अस्वीकार कर देते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही अस्वीकार कर देते हैं। तो मुस्लिम लीग के अस्वीकार करने के कारण इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की बात नहीं कही गई थी मुस्लिम लीग के लिए, और न ही भारत के विभाजन की बात कही गई थी, इसलिए इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद कल के लेक्चर में भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 आंदोलन की प्रगति और देसाई लियाकत फार्मूला जनवरी 1945 इत्यादि को कल देखेंगे। इसकी मुख्य बातों को अवेलेबल योजना 4 जून 1945 को कल के लेक्चर में देखेंगे और इसकी मुख्य बातें जो शामिल होंगे इस विस्तार से कल के लेक्चर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।